हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा में बंद गुफा का कैदी का दूसरा और अंतिम भाग। सबसे पहले गोपू कीरतपुर के जमींदार रामधन के पास पहुंचा। अरे गोपू, तो इतनी जल्दी अपने घर वालों से मिलकर वापस आ गया? हाँ मालिक, मैं फिर आपके पास काम करने आया। तब जमींदार रामधन ने गोपू को पुनः नौकरी पर रख लिया। इसी प्रकार सोमेश्वर और त्रिभुवन भी अपने पुराने मालिकों के पास जाकर नौकरी करने लगे। इस प्रकार 4 महीने पूरे हुए। निश्चित स्थान पर तीनों मित्र फिर आपस में मिले। अब हमें उन तीनों बुजुर्गों के पास चलना चाहिए जिनके पास हम 4 माह पहले अपना धन अमानत के रूप में रख गए थे। तब तीनों दौलतपुर गांव में उस मकान के पास पहुंचे जहां तीनों गांव वाले 4 माह पहले उन्हें मिले थे। तो उस घर का गृह स्वामी उनसे बोला, क्या बात है भाइयों, तुम किससे मिलना चाहते हो? भाई, 4 माह पहले हमने अपने मकान आपके मकान के बाहर बैठे 3 आदमियों को अपना धन अमानत के तौर पर सौंपा था। अब हम उस धन को लेने आए हैं। भाई भाई हमने अपना धन जिन 3 आदमियों को सौंपा था उन्होंने अपने मकानों का अता पता बड़ा विचित्र बताया था। हम समझ नहीं पा रहे कि उनके बताए विचित्र पतों पर उनकी तलाश कैसे करें। उन तीनों ने तुमसे क्या कहा था? गांव वाले के पूछने पर गोपू ने उन तीनों आदमियों का वार्तालाप उसे बताया। सारी बात जानकर इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है भाइयों। देखो, हमारे पूरे गांव में 3 ही घर ऐसे हैं जिनमें से एक में अनार का पेड़ है, दूसरे में नारियल का पेड़ है और तीसरे में आम का पेड़ है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो सुनो, जिसने पेट में दांत होने की बात कही थी उसके घर में अनार का पेड़ है। जिसने पेट में पानी होने की बात कही थी उसके घर में नारियल का पेड़ है। और जिसने पेट में मूछ होने की बात कही थी उसके घर में आम का पेड़ है। तुम तीनों मेरे द्वारा बताए गए पते पर जाओ, तुम्हें तुम्हारी अमानत वापस मिल जाएगी। ओह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो भाई। तुमने तो बड़ी ही सरलता से बाल की खाल निकाल दी। तब वे तीनों खोजते खोजते उस मकान के बाहर पहुंचे जिस मकान में अनार का पेड़ खड़ा था। गोपू त्रिभुवन से बोला, त्रिभुवन, तुम मकान में जाओ और शीघ्र ही अपना धन लेकर वापस आओ। तब तक हम दोनों यहीं पर रुककर तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है। तब त्रिभुवन उस घर के मालिक के पास पहुंचा। भाई, 4 माह पहले मैंने जो धन अमानत के तौर पर तुम्हें रखने को दिया था, कृपया करके उसे लौटा दो। भाई, तुम्हारी अमानत को मैंने संभाल कर रखा हुआ है, पर अभी मैं काम में लगा हुआ। जब राजा मरे और प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे उस समय तुम अपना धन लेने मेरे पास आना। विस्मय में डूबा त्रिभुवन अपने मित्रों के पास पहुंचा। क्या हुआ? क्या तुम अपना धन वापस ले आए? नहीं, अभी वो आदमी काम में लगा हुआ है, उसने फिर आने के लिए कहा है। फिर त्रिभुवन ने उस आदमी से हुआ वार्तालाप अपने मित्रों को बताया। इसके बाद वे तीनों उस मकान के बाहर पहुंचे जिसके आंगन में नारियल का पेड़ लगा था। जाओ गोपू, अंदर जाकर अपना धन ले आओ। तब गोपू उस मकान के स्वामी के पास पहुंचा और उससे अपना धन मांगा। तो भाई, तुम्हारी अमानत को मैंने हिफाजत से रखा हुआ है, पर इस समय मैं काम कर रहा हूँ। जब लोहे की थाली सोना उगलने लगे तब अपना धन वापस लेने आना। ठीक है। जब गोपू अपने मित्रों के पास वापस पहुंचा, तुम तो अपना धन वापस ले आए होगे गोपू। नहीं त्रिभुवन, ये आदमी भी इस समय काम में लगा हुआ है, उसने मुझसे फिर आने को कहा है। कमाल है, यहाँ हर कोई काम में लगा हुआ है। तब वे उस घर के बाहर पहुंचे जिस घर में आम का पेड़ खड़ा था। अपने मित्रों को घर के बाहर खड़ा करके सोमेश्वर ने उस घर में प्रवेश किया। ओह, ये आदमी भी काम में लगा हुआ है। सोमेश्वर ने उस आदमी के पास जाकर अपना धन वापस मांगा। तो भाई, तुम्हारा धन वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, पर अभी मैं फुर्सत में नहीं हूँ। जब लोहे का सवार लकड़ी के घोड़े घोड़े पर चढ़े तब तुम अपना धन लेने मेरे पास आना, तब तक मैं भी अपने काम से फुर्सत पा लूँगा। अच्छा भाई। सोमेश्वर भी बिना धन लिए वापस अपने मित्रों के पास पहुंचा तो वे आपस में सलाह करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीनों आदमियों ने झांसा देकर हमें टरका दिया हो? उन्होंने ऐसी विचित्र बातें हमसे कही हैं कि वे बातें हमारी समझ से परे हैं। त्रिभुवन, जो भी हो, वे तीनों आदमी हमें ठग नहीं सकते हैं। ज़रूर उनकी बातों में कोई सार छुपा हुआ है। हमें उसी आदमी के पास चलकर अपनी समस्या उसे बतानी चाहिए जिसने हमें इन 3 आदमियों के घर के पते बताए थे। क्या पता वो आदमी इन आदमियों की बातों में छुपा हुआ मतलब भी हमें बता दे। तुम ठीक कह रहे हो सोमेश्वर, हमें उस आदमी के पास ही चलना चाहिए। तब वे तीनों पुनः उस आदमी के पास पहुंचे जिसने उन्हें तीनों गांव वालों के घर के पते बताए थे। क्या बात है, तुम तीनों वापस क्यों लौट आए? क्या तुम्हें उन लोगों के घर नहीं मिले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों के घर तो हमें मिल गए, पर उन्होंने हमें फिर आने को कहा है। उन तीनों ने एक ऐसे विचित्र समय में हमें बुलाया कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अपना धन लेने हम उन लोगों के पास पुनः कब जाएं। क्या आप हमारी उलझन सुलझा सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ कि उन तीनों ने तुम्हें कब आने को कहा है? तब सोमेश्वर ने उसे सारी बात बताई। सुनकर, उन तीनों गांव वालों ने तुम्हें सही वक्त पर बुलाया। सुनो,
मैं उनके द्वारा कही गई बातों में छिपा हुआ सार तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुन। वीरमणि को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात राजकुमारी सपना ने उससे कहा, युवराज, तुम्हें यह बताना है कि उस गांव वाले ने तीनों मित्रों को क्या बात बताई, जिसका अनुसरण करके वे तीनों मित्र उचित समय पर उन लोगों के पास पुनः गए जिनके पास उनका धन रखा था। क्या उन तीनों मित्रों को अपना धन वापस मिल सका? राजकुमारी सपना की बात सुनकर वीरमणि सोच में डूब गया। कुछ देर पश्चात, राजकुमारी, उस गांव वाले ने तीनों मित्रों को जो बातें बताई थी वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ज़रा हम भी तो सुने कि तुमने हमारे प्रश्नों के क्या उत्तर ढूंढे। तो सुनिए राजकुमारी जी। त्रिभुवन से गांव वाले ने कहा था कि जब राजा मरे और प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे तब तुम अपना धन वापस लेने मेरे पास आना। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि सूरज राजा और चांद प्रधानमंत्री है। मतलब ये कि जब सूरज डूबे और चांद निकले तब तुम धन लेने मेरे पास आना। इसी प्रकार जब गोपू अपना धन लेने के लिए दूसरे गांव वाले के पास पहुंचा तो उसने गोपू से कहा कि जब लोहे की थाली सोना उगलने लगे तब अपना धन लेने मेरे पास आना। उसके कहने का मतलब ये था कि जब लोहे की थाली की प्रतीक डिबरी सोना उगलने लगे यानी जल जाए, मतलब ये कि जब दिया बत्ती का समय हो जाए तब अपनी अमानत ले जाना। अंत में सोमेश्वर जब तीसरे गांव वाले से अपना धन लेने गया तो उस गांव वाले ने सोमेश्वर से कहा कि जब लोहे का सवार लकड़ी के घोड़े पर चढ़े तब अपना धन लेने आना। लकड़ी के घोड़े का मतलब लकड़ी के दरवाजे से और लोहे के सवार से मतलब था दरवाजे में लगने वाली कुंडी से। मतलब ये कि जब रात को घर के दरवाजे बंद हो जाएं तब सोमेश्वर उस गांव वाले के पास अपना धन लेने जाए। तीनों मित्र इसी प्रकार तीनों गांव वाले के पास गए और खुशी खुशी अपना धन लेकर वापस लौटे। वाह युवराज वाह, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने हमारे प्रश्न का उत्तर इतनी सूझबूझ से दिया है। हम तुमसे प्रसन्न हैं। तब राजकुमारी सपना ने उसे एक फटा हुआ वस्त्र और सुई धागा देते हुए कहा, युवराज, तुम पहली परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो गए। अब इस फटे वस्त्र को सिलकर दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ तो जाने इस वस्त्र की इस प्रकार सिलाई करनी है कि सिलाई के पश्चात वस्त्र ऐसा लगे जैसे कभी फटा नहीं था, और ये भी ध्यान रहे कि सिलाई का एक भी टाँका नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है राजकुमारी जी। वीरमणि ने सुई का धागा निकाल दिया और सुई में भागमती के सिर का बाल पिरोने लगा। उसके अलावा बवाल और किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। वीरमणि ने सुई में से धागा क्यों निकाल दिया और अब ये सुई में किस चीज़ को पिरो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इधर वीरमणि भागमती के सिर के बाल को सुई में पिरोकर फटे हुए वस्त्र की सिलाई करने लगा। कुछ देर बाद ही उसने वस्त्र की सिलाई कर दी। तत्पश्चात उसने वस्त्र राजकुमारी सपना को लौटा दिया। अद्भुत, तुमने तो वास्तव में इस प्रकार से फटे हुए वस्त्र को सिला है कि सिलाई का एक भी टाका नजर नहीं आ रहा है। युवराज, तुम दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए। यह सुनकर राजा फूल सिंह ने वीरमणि से कहा, युवराज वीरमणि, तुमने परीक्षा में उत्तीर्ण होकर हमें समस्त चिंताओं से मुक्त कर दिया है। अब हम राजकुमारी सपना के विवाह के संबंध में बहुत चिंतित थे। तुम्हें अपना दामाद बनाकर हमें प्रसन्नता होगी। हम कल ही राजकुमारी सपना से तुम्हारा विवाह कर देंगे। दूसरे दिन खूब धूमधाम से राजकुमारी सपना और वीरमणि का विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात, महाराज, अब हमें विदा कीजिए। मैं अपनी पत्नी सपना के साथ अपने राज्य जाना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा युवराज। राजा फूल सिंह ने खूब दान दहेज के साथ राजकुमारी सपना को विदा किया। चंदन वन के पास पहुंचकर सब लोगों को वीरमणि ने चंदन वन के बाहर ही रोक दिया और राजकुमारी सपना को साथ लेकर वन में उस गुफा के पास पहुंचा जहां उसे भागमती मिली थी। गुफा के बाहर ही भागमती बैठी हुई थी। तुम आ गए वीरमणि। कौन है यह बदसूरत स्त्री? वीरमणि रथ से उतरकर राजकुमारी सपना के साथ भागमती के पास आया। वो भागमती से बोला, मैंने अपना वचन निभा दिया है। मैं राजकुमारी सपना को लेकर आया। तुम्हें वचन का पालन करते देख मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तब वीरमणि ने राजकुमारी सपना से कहा, सपना, इन देवी के आशीर्वाद से ही मैं तुमसे विवाह कर सका। तुम इनके चरण स्पर्श करो। लेकिन यह है कौन? ये तो मैं भी नहीं जानता। तब सपना ने आगे बढ़कर भागमती के चरण स्पर्श किए। सपना ने जैसे ही भागमती के चरण स्पर्श किए भागमती एकदम अदृश्य हो गई। ये देखकर, अरे, वो दयालु स्त्री अचानक कहाँ गायब हो गई? मैं बताती हूँ स्वामी कि वो दयालु स्त्री कौन थी। क्या तुम उसे जानती हो? स्वामी, वो एक पिशाचिनी थी। क्या कह रही हो? मैं सच ही कह रही हूँ स्वामी। मुझे भगवान शिव से वरदान मिला हुआ है कि मैं जिस किसी पिशाच को स्पर्श करूंगी वो पिशाच उन्हीं से मुक्ति पा जाएगा। इसी प्रकार मेरे स्पर्श से यह पिशाचनी भी मुक्ति पा गई। यह सुनकर वीरमणि आश्चर्य में डूब गया। तभी भागमती की आवाज़ वायुमंडल में गूंजी, राजकुमारी सपना ठीक ही कह रही है वीरमणि। मैं एक पिशाचनी ही थी। अपनी मुक्ति के लिए ही मैंने ये सब किया था। ओह, तो इसलिए तुम राजकुमारी सपना से अपने चरण स्पर्श करवाना चाहती थी? हाँ वीरमणि, अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। बेटा, कौन हो तुम? बेटा, मैं तुम्हारी स्वर्गवासी माँ महारानी भागमती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो आज तक अपनी माँ को नहीं देखा।
वीरमणि, जब तुम केवल 2 ही वर्ष के थे तो मुझे दूध में जहर देकर तुम्हारी सौतेली महारानी कमलनी ने मेरी हत्या कर दी थी। तब से ही मैं पिशाचनी बनकर इस प्रकार भटक रही थी। ओह, लेकिन महारानी कमलनी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? वीरमणि, रानी कमलनी एक जादूगरनी है। उसने राजा चूड़ामणि को अपने प्रेम पाश में बांध लिया था। वो महारानी बनने के सपने देखने लगी थी और मैं उसके महारानी बनने के रास्ते में बाधा थी। यह सुनकर वीरमणि क्रोध से कांपने लगा। माँ, मैं उस चंडालनी कमलनी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वीरमणि, क्रोध में ना हो। कमलनी एक जादूगरनी है। उसकी मौत इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। तब मैं क्या करूँ माँ? बेटे, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वन के बाहर महर्षि योगीनाथ का आश्रम है। तुम उनके पास जाओ और उनसे कमलनी की मृत्यु का उपाय पूछो। वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है माँ, मैं अभी महर्षि योगीनाथ के पास जाता हूँ। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तब वीरमणि दुखी मन से राजकुमारी सपना के साथ वहाँ से चल दिया। वो सीधा महर्षि योगीनाथ के आश्रम में पहुंचा। आओ बेटा, क्या अपनी माँ भागमती का उद्धार कराए? हाँ महर्षि, एक माँ का उद्धार तो कराए, अब दूसरी माँ के उद्धार का उपाय पूछने आपके पास आया हूँ। तुम महारानी कमलनी की बात कर रहे हो? आप तो सर्वज्ञानी है महर्षि। कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से जादूगरनी कमलनी का अंत हो सके। तो सुनो वीरमणि, कमलनी के दोनों पाँव के अंगूठे में काला धागा बंधा हुआ है। वो काला धागा ही कमलनी की जीवन डोर है। यदि किसी प्रकार तुम उन काले धागों को तोड़ दो तो जादूगरनी कमलनी का अंत हो सकता है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है महर्षि योगीनाथ। तब वीरमणि और राजकुमारी सपना ने महर्षि योगीनाथ को प्रणाम किया और आश्रम से चल दिए। कई दिन के सफर के पश्चात वीरमणि दिगंबरपुर पहुंचा। आओ वीरमणि, लगता है तुम राजकुमारी सपना को ब्याह कर ले ही आए हो। हाँ माँ, यह सब आपके कारण संभव हो सका। ना आप मेरे बोली मारती और न मैं राजकुमारी सपना से विवाह करने का प्रण करता। सबसे पहले वीरमणि और सपना ने राजा चूड़ामणि के चरण स्पर्श किए। जुग जुग जियो मेरे बच्चों। तत्पश्चात वे दोनों महारानी कमलनी के चरण स्पर्श करने के लिए उसके पैरों की ओर झुके। दुष्टा कमलनी, आज तेरे कुकर्मों का फल तुझे मिलने वाला है। तूने अकारण ही मेरी निर्दोष माँ को मारा था। आज मैं उस बात का तुझसे बदला लूंगा। नीचे झुकते ही वीरमणि ने कमलनी के दोनों अंगूठों में बंधे काले धागे कसकर पकड़ लिए। ऐसा करते, अरे रे वीरमणि, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? इन धागों को छोड़ दो, मेरा दम घुटा जा रहा है। जादूगर कमलनी, तू लाख गिड़गिड़ा ले पर मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। वीरमणि की बात सुनकर राजा चूड़ामणि चौंका। ये तुम क्या कह रहे हो वीरमणि? ये तुम्हारी माँ है और माँ के साथ तुम्हें अभद्रता नहीं करनी चाहिए। पिताजी महाराज, ये मेरी माँ नहीं, मेरी माँ की हत्यारिणी है। क्या कह रहे हो वीरमणि? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी महाराज, आज से 18 वर्ष पहले इस दुष्टा ने मेरी माँ महारानी भागमती को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया था, जिसे पीते ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? हमें अच्छी तरह याद है, महारानी भागमती की मृत्यु के बाद जब हम अपने राज्य वापस लौटे थे तो रानी कमलनी ने हमें बताया था कि सांप के काटने से महारानी भागमती की मृत्यु हो गई थी। पिताजी महाराज, इस जादूगरनी ने आपसे कहा और आपने इसकी बात मान ली। इसने आपसे झूठ कहा था पिताजी महाराज। इसने सब महारानी बनने के लिए महारानी भागमती की हत्या की थी। राजा वीरमणि ने सारी बात विस्तारपूर्वक राजा चूड़ामणि को बताई। सारी बात जानकर, ओ कमलनी, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया तो हमारे प्राणों से प्यारी महारानी भागमती को तुमने मारा था। महाराज, मुझे क्षमा कर दो। वीरमणि से कहो कि वो मेरे अंगूठों में बंधे धागों को छोड़ दे। यह सुनकर चूड़ामणि ने वीरमणि को आज्ञा दी। वीरमणि, इस चंडालनी को मौत के घाट उतार दो। हम इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। तब वीरमणि ने कमलनी के पाँव के अंगूठों में बंधे काले धागों को तोड़ दिया। आ! कमलनी की तुरंत ही मृत्यु हो गई। तभी वहां पर भागमती की आवाज़ गूंजी। कमलनी का अंत देखकर आज मेरी भटकती आत्मा को शांति मिली है। इसके पश्चात राजा चूड़ामणि ने महारानी भागमती की याद में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और वीरमणि और सपना के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं मनोज चित्रकथा की किसी अगली कॉमिक्स में अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।